नमस्कार, मैं प्रोफेसर अमिताभ बनर्जी, यूएचओ का चेयरपर्सन और आज हमारा न्यूज़लेटर का दिन है, शुक्रवार 3 अक्टूबर 2025 और क्यू वाइव हमारे मीडिया प्लेटफॉर्म है। हम आज का न्यूज़लेटर में 4 मुद्दे हैं और काफ़ी ज़रूरी मुद्दे हैं और काफ़ी दुनिया पे भी असर पड़ सकता है, अमेरिका में जो हो रहा है। अभी हमारे को काफ़ी आशाएँ थी, नए हेल्थ सेक्रेटरी आए हैं, रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर, और वो काफ़ी कुछ बदलाव लाएंगे। काफ़ी कुछ उन्होंने चेंजेस भी किए थे सीडीसी के, और जो पुराने जो एफडीए के स्टाफ को काफ़ी लोगों को चेंज किया था, तो काफ़ी उम्मीदें थी। पर अभी थोड़ा उम्मीदें में हमको झटका लगा है। अभी जो फाइजर के जो चीफ है एल्बर्ट बोरला, उन्होंने व्हाइट हाउस से वो बातचीत कर रहे हैं, ट्रम्प के साथ मिलके कंधे से कंधे मिला के एक नया कुछ समझौता हुआ है। उनका नया समझौता हुआ है ट्रम्प और यूएस गवर्नमेंट से कि वो जो फाइजर की जो दवाइयाँ है काफ़ी सस्ते में देंगे अमेरिकन पब्लिक को, अमेरिकन सिटीजन में। और इन समझौतों में उन्होंने कुछ 4 बड़े मुद्दे जो है उनके समझौते के, उनके 4 मुद्दे उन्होंने दिए हैं और भाषण दे रहे हैं ओवल ऑफिस से। एल्बर्ट बोरला जो फाइजर के जो चीफ है, उन्होंने कुछ अग्रीमेंट किया है, कॉन्ट्रैक्ट में अग्रीमेंट किया है कि वॉलंटरी एग्रीमेंट किया है प्रेसिडेंट से। 4 रिक्वेस्ट है, प्रोटेक्टिंग द इकोसिस्टम, अमेरिका लीडरशिप इन डिलीवरी एंड ब्रेक थ्रू। नए रिसर्च के लिए वो ये करेंगे, नए रिसर्च के लिए इनोवेशन में वो मदद करेंगे फाइजर, नए वैक्सीन के लिए मदद करेंगे, नए टेक्नोलॉजी के लिए मदद करेंगे और दवाइयाँ काफ़ी ईजिली अवेलेबल रहेंगे। इसके अलावा क्या किया है कि एक डिलीवरिंग नेक्स्ट जनरेशन ऑफ क्योर, स्पेशली कैंसर में वो क्योर ये करेंगे, और ओबेसिटी का दवाइयाँ, वैक्सीन एंड इम्यूनिटी। तो आप ये देखेंगे कि एक तरफ हमारी उम्मीद जो थी कि रॉबर्ट एफ कैनेडी बोल रहे थे ये सब हमारा जो ओबेसिटी कंट्रोल, मेक अमेरिका हेल्दी अगेन, तो क्या उसमें थोड़ा झटका लगा है क्या? महा डील हो गया यहाँ पे। तो हम महा सोच रहे थे मेक अमेरिकन हेल्दी अगेन कि लाइफस्टाइल से, डाइट से, पर अभी ये क्या है, फार्मा इंडस्ट्री को फिर से टॉप में आ गया है। और वो जो फार्मा इंडस्ट्री का फाइजर का जो हेड है, वो व्हाइट हाउस से कंधे मिला के, आप ये फोटो में देखेंगे तो ये पीछे खड़े हैं, रॉबर्ट एफ कैनेडी बेचारे बिल्कुल पीछे खड़े, हमारा जो जिनके ऊपर हमारी आशा थी। तो इनका पूरा अभी फिर से बोलबाला आ गया फार्मा और पॉलिटिक्स का। और एक और बड़ा आश्चर्य वाली बात है, एक साइट खोला है जो कि ट्रम्प आरएक्स मतलब वो प्रिस्क्रिप्शन जो डॉक्टर लिखते हैं ना, ये देखिए ट्रम्प आरएक्स एक वेबसाइट खोला है जहाँ पे जो सिटीजन होंगे वो डायरेक्टली दवाई ऑर्डर कर सकते हैं। अब इसमें भी सवाल उठा है कि इसमें क्या ट्रम्प का भी कुछ पार्टनरशिप है, कि ट्रम्प के नाम से क्यों खुला है? हमको वही याद आता कि हमारे देश में जब मास वैक्सीनेशन हुआ था तो फिर एक सज्जन का फोटो भी था उसमें। तो ये तो हमको लगता है, खैर हमारे यहाँ तो शायद उनका कुछ ऐसा नहीं होगा, वो कुछ इसमें नहीं है, पर हमको लगता है कि ट्रम्प भी बहुत बड़ा व्यापारी है, कि क्या उसको भी कुछ इसमें शेयर मिल रहा है? कि अभी तक इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो कि ट्रांसपेरेंट नहीं है, कैसे होगा, कैसे डील होगा, कितना होगा। पर अभी फिर से इनको वैक्सीन में और इसमें काफ़ी इनको एक दूसरे का बहुत म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, नए इनोवेशन, और जो मेन स्ट्रीम मेडिकल वाले काफ़ी खुश है इससे, क्योंकि ये ठीक है, एक तरफ से ठीक है, दवाइयाँ सस्ती होनी चाहिए। ये जो इनका ये है मुद्दा है कि हाँ भाई सिटीजन, क्योंकि अमेरिका में दवाइयाँ बहुत कॉस्टली है, तो हो सकता है कई मरीज को फायदा होगा, जेन्युइन मरीज को। पर इसका जो दूसरा ये है कि इसमें कई चीज़ें जो है कि लोग फिर दवाइयों के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाएंगे, जबकि ईजिली अवेलेबल है, कि जिसमें कि जैसे मोटापा की दवाई, अभी नया मार्केट क्या है, मोटापा, ओबेसिटी, वहाँ 60% लोगों का ओवरवेट है अमेरिका में। हमारे देश में भी ओबेसिटी दवाई आ रही है। तो अमेरिकन पेशेंट्स में ओवरवेट की दवाई, फिर वैक्सीन के ऊपर ज़्यादा जोर है। मतलब ये जो ट्रीटमेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस जा रहा है। फार्मा को आप बेशक करो, पर हमारा ये है कि एसेंशियल मेडिसिन वगैरह
को सस्ता करो, बाकी दवाइयाँ है वो बेशक सस्ता करो, पर इस टाइप के जो अग्रीमेंट्स हैं कि सीधा फार्मा इंडस्ट्री का जो आके बिल्कुल व्हाइट हाउस में उसको बिल्कुल सेंटर ऑफ अटेंशन बन रहा है, इससे एक मैसेज जाता है कि फार्मा जिंदाबाद। तो जबकि हमको रॉबर्ट एफ कैनेडी का मुद्दा क्या है, हमारा हेल्दी होना चाहिए कि हमको दवाइयाँ का मिनिमम ये, तो ये प्रॉफिट मोटिव है और पॉलिटिक्स मोटिव है। तो अभी हमको ये देखना है कि ये आगे कैसे ये आगे क्या होता है। और इसमें हमारे जो डॉक्टर माया वलेचा का कहना है कि डेफिनेटली इस टाइप के डील में थोड़ा ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, इट शुड बी अंडर पब्लिक स्क्रूटिनी होना चाहिए और इट शुड बी ओपन टू पब्लिक। और अगर आप कुछ लोगों के हाथ में ही दे दोगे ये जो एग्रीमेंट्स जो हो रहे हैं, फार्मा प्रमोशन हो रहे हैं, अभी खाली ट्रम्प को मालूम है या बोर्डला को मालूम है या कुछ उनके नजदीकी वाले को मालूम है, हो सकता है रॉबर्ट एफ कैनेडी भी लूप में ना हो, कुछ नहीं पता, क्योंकि उनका प्रिंसिपल बिल्कुल अलग था। तो वो कह रहे हैं कि ये अभी मनी पावर एंड पॉलिटिकल पावर, बट यहाँ पीपल इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, इट शुड बी ओपन फॉर डिबेट, इट शुड बी ओपन फॉर स्क्रूटिनी। पूरे डील कंट्रैक्ट में कई चीजें आम लोगों को नहीं मालूम है। तो पहला मुद्दा ये था हमारे को फिक्र वाला। दूसरा मुद्दा हमारा है कि हमारे यहाँ जो है ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनिक्स एसोसिएशन जो है, अभी इकोनॉमिक टाइम्स में एक बड़े हेडलाइन आया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करेंगे, एआई टू बी यूज्ड इन गायनेकोलॉजी। जो जच्चा बच्चा होता है, जो हमारे माताएं हैं, हमारे यहाँ जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट अभी 100 माताएं मरती थी हर 1 लाख बच्चे चाइल्ड बर्थ में, अभी वो 88 हो गया है। लेटेस्ट एस्टिमेट क्या है, 88 पर 1 लाख चाइल्ड बर्थ हमारे जो हाई मैटरनल मोर्टेलिटी है। और इसके जो 45,000 मेंबर्स है, जो ये गायनेकोलॉजी एसोसिएशन है, ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजी सोसाइटी जो है इंडिया का, इन्होंने कोई कोयटा फाउंडेशन है, उनके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करेंगे। उससे क्या होगा कि इनके नर्सिंग होम है, मोस्ट ऑफ देम, अभी देखिए बात क्या कह रहा है, ये इनका जो स्टेटमेंट है, इनका जो चेयरपर्सन जो है ये सोसाइटी का, वो कह रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द गायनेकोलॉजिस्ट के खुद के नर्सिंग होम्स है। तो ये जो एआई होगा, ये प्रोग्राम विल बी हेल्पफुल फॉर यूज इन नर्सिंग होम टू आइडेंटिफाई माताएं का देहांत क्यों होता है बच्चा देते टाइम, चाइल्ड बर्थ के टाइम, और उससे हमारा और फायदा। पर मेन चीज वो मिस कर रहे हैं, मेन चीज ये है कि हमारे यहाँ हाई मोर्टेलिटी नर्सिंग होम में नहीं होते हैं, क्योंकि वो वेल टू डू पेशेंट्स आते हैं, शहरों में नर्सिंग होम होते हैं, वहाँ पे एआई अगर यूज भी होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिटरमिनेंट्स रिस्क फैक्टर सबको मालूम है, माता है एनीमिया होता है, माता है कि हाइट कम रहता है, गायनेकोलॉजी सर्विस नहीं होता है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड लेबर हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर हो जाता है, सीजरियन करने के लिए गायनेकोलॉजी नहीं रहता, उसके लिए हमारे जो मैक्सिमम मैटरनल मोर्टेलिटी रेट आते हैं रूरल एरिया से आते हैं, छोटे शहरों से आते हैं, जहाँ पे आपके पास डिलीवरी सर्विसेज नहीं है, जहां गायनेकोलॉजिस्ट जाना नहीं चाहते। अभी आप सिटी में अपने नर्सिंग होम में एआई लगा के मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो हमारे आंकड़े आते हैं डेथ के, वो हमारे आंकड़े दूर से आते हैं, वो हमारे आंकड़े शहर से नहीं आते। तो इससे ये एक प्रकार से डाइवर्सन ऑफ अटेंशन है, मेन मुद्दा सॉल्व नहीं होगा, और ये एक प्रकार से हाइप है। और डॉक्टर माया वलेचा, जैसे पहले मैंने बताया था, ये खुद एक गायनेकोलॉजिस्ट है, उन्होंने हमारे को पॉइंट्स कुछ दिया है कि केरला में क्या है कि कई सालों से उन्होंने एक ऑडिट करते हैं जो कि कॉन्फिडेंशियल रिव्यू ऑफ मैटरनल डेथ, मतलब जितने भी डेथ्स होते हैं उसकी जांच होती है कि क्यों डेथ हुआ। और केरला में वन ऑफ द लोएस्ट मैटरनल मोर्टेलिटी है इंडिया में, अभी जो है 88 पर 1 लाख जो डेथ हो रहे हैं मैटरनल मोर्टेलिटी, ऑल इंडिया का फिगर है। और इसमें वाइड वेरिएशन है, केरला में 30 से नीचे है, केरला में भी 88 था 2000 में, अभी 2025 को केरला का मैटरनल मोर्टेलिटी रेट 20 या 30 पर लाख है। इंडिया का 88 आ रहा है, केरला का 30 आ रहा है, शायद उससे भी कम हो 20। और अगर आप जाएंगे नॉर्दर्न स्टेट्स में, हमारे यूपी एमपी में जाएंगे तो वहाँ शायद 100 के ऊपर हो। तो ये बहुत वाइड वेरिएशन है। और केरला में क्या है, आपके जो हेल्थ सर्विसेज है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर को अपग्रेड किया है फैमिली हेल्थ सेंटर में, वहाँ पे ऑल दी सर्विसेज, डिलीवरी सर्विसेज आर अवेलेबल इवन इन रिमोट एरियाज एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। उससे आपका जो माताएं का देहांत होता है
बच्चा देते टाइम, उससे कम होगा। ये एआई से आई, ये ऐसे ही स्टंट है। बड़े बड़े शहरों में ये आजकल आप देखेंगे हर चीज कंप्यूटर रोबोट कर रहा है या एआई कर रहा है, वो रिच पेशेंट्स को अट्रैक्ट करने का, और उससे हमारा अटेंशन जो एक्चुअल हेल्थ सर्विसेज है उससे दूर चला जाएगा। तो ये दूसरा मुद्दा था। तीसरा मुद्दा आज हमारा है कि अभी फिर से कफ सिरप में डेथ हो रहा है। बताइए ये कितना बड़ा इसकी बात है। बहुत बहुत ही ये चिंता वाली बात है। अभी रिपोर्ट आया है कुछ हफ्ते पहले कि 6 बच्चों का, पिछले ही हफ्ते से 6 बच्चों का मौत हुआ है छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में, मध्य प्रदेश में, कफ सिरप से इनका डेथ हुआ है। और ये बच्चे 2 साल से 7 साल के नीचे वाले बच्चे हैं, काफी यंग बच्चे हैं। इनको कफ सिरप, और कफ सिरप में कुछ पोस्टमार्टम किया है, ऑटोप्सी किया है, जो जिन बच्चों का देहांत हुआ, किडनी फेलियर से इनका देहांत हुआ। किडनी टिश्यू में डाईइथाइल ग्लाइकोल मिला है। डाईइथाइल ग्लाइकोल है कि जो कि एक पॉइजन है, और कई बार कफ सिरप में कंटेमिनेटेड हो जाता है। ये लुब्रिकेंट जैसे यूज करते हैं, और ये कई बार ये कंटेमिनेट हो जाता है, और इससे क्या होता है कि इससे किडनी फेलियर होता है। आपको याद होगा अभी कुछ साल पहले, 2-3 साल पहले उज्बेकिस्तान में हुआ था, इंडिया से एक्सपोर्ट हुआ था कफ सिरप, उसमें आपका डेथ हो गए थे बच्चों के। फिर यूक्रेन में हुआ था, तो दो जगह 69 डेथ गाम्बिया में हुआ था। हाँ, यूक्रेन में नहीं, उज्बेकिस्तान में हुआ था, गाम्बिया में हुआ था। अक्टूबर 2022 को 70 बच्चे का देहांत हो गया था। कफ सिरप जो इंडिया से एक्सपोर्ट हुआ था गाम्बिया में, डाईइथाइल ग्लाइकोल मिला था। उसके बाद कुछ ही महीने बाद उज्बेकिस्तान में 20 बच्चों का, 19 बच्चों का देहांत हो गया। उसके बाद अलर्ट दे दिया था, और उसके बाद और काफी पब्लिसिटी हुआ था, एडवर्स पब्लिसिटी हुआ था। इंडिया जिसका नाम है फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, तो हमारा ये जो है ना डाईइथाइल ग्लाइकोल का हमेशा हिस्ट्री रहा हुआ है, कभी ना कभी बीच बीच में होता है। इसका मतलब ये है कि हमारे जो ड्रग रेगुलेशन अच्छे नहीं है। एक तो इंस्पेक्टर्स कम है, फिर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत है, और ये सबसे इम्पोर्टेंट केस है, इसमें लैंडमार्क केस है जो हमको बताता है कि हमारे इसमें कितनी कमियां है। एक तो रेगुलेशन प्रॉब्लम है, क्वालिटी कंट्रोल में प्रॉब्लम है, इंस्पेक्शन में प्रॉब्लम है, ड्रग रेगुलेटर में प्रॉब्लम है, फिर हमारा लीगल सिस्टम भी सबसे कमजोर है। तो एक कड़ी नहीं, सभी कड़ियां हमारी कमजोर है। अभी ये केस हम बता रहे हैं, 1986 में जे हॉस्पिटल में 14 लोगों की जाने गई थी, डाईइथाइल ग्लाइकोल, यही केमिकल जिससे अभी बच्चे अभी मरे हैं पिछले हफ्ते ही छिंदवाड़ा में। और जे हॉस्पिटल में चीफ मिनिस्टर अपॉइंटेड जस्टिस बख्तावर लेंटिन कमीशन बैठा था 1986 में, और उन्होंने सिटिंग जज ऑफ द बॉम्बे हाई कोर्ट के वो सिटिंग जज थे, और उन्होंने 300 पेज का रिपोर्ट दिया था। उन्होंने कहा था, लेंटिन रिपोर्ट अवेलेबल है, नेट में देखेंगे। उन्होंने जॉइंट कमिश्नर ऑफ महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, नॉट स्पेयरिंग इवन द हेल्थ मिनिस्टर को भी दोषी पाए गए थे फ्रॉम नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी, अकाउंटेबिलिटी। और रिपोर्ट कहता था कि वाइड कवरेज इन द मीडिया, उस टाइम मीडिया में काफी कवरेज हुआ था। एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ माउंटिंग पब्लिक प्रेशर, द स्टेट हेल्थ मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ा, और सीनियर डॉक्टर्स ऑफ जे हॉस्पिटल ऑल्सो फेस सस्पेंशन। और लेंटिन रिपोर्ट में क्या कहा उन्होंने कहा, दिस पेजेस डिस्क्राइब द अगली फेस ऑफ द ह्यूमन माइंड। सबसे अगली, सबसे घिनौना ह्यूमन माइंड, आदमी का घिनौना ये बताता है। और ह्यूमन नेचर, उसका प्रकृति कितना नीचे गिर सकता है लालच के लिए। एरर्स ऑफ जजमेंट में निर्णय लेने में गलतियां किया। मिसयूज ऑफ मिनिस्ट्रियल पावर, बताइए ये कितना स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट था। एंड अथॉरिटी, एपैथी टुवर्ड्स ह्यूमन लाइफ की कोई कदर नहीं है। करप्शन, घूसखोरी, nexus and between unscrupulous license holders, analytical laboratories, elements of industry, controlling the awarding the rate contracts, manufacturers, traders, merchants, suppliers, FDA and persons holding ministerial rank, ये सबका गठबंधन ये रिपोर्ट में आया था। और अभी 86, अभी कितने साल हो गए, 86, 90,
करीब 40 साल हो गए हैं, कुछ फर्क नहीं हुआ। अभी अमेरिका में भी वही ड्रग वाला व्हाइट हाउस में डांस कर रहा है, हमारे यहाँ भी सस्ता दवाइयाँ मिल रहा है, फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड हो रहा है। तो फार्मा बेशक प्रॉफिट करे, बेशक लोगों को सस्ता दवाई मिले, वहाँ पे पता नहीं कैसे हो रहा है। अमेरिका में लोग खरीद रहे हैं और कॉस्ट ज़्यादा है, कम कर। यहाँ पे सस्ते में दवाई, बेचारे कफ सिरप बच्चे लेते हैं, खांसी वासी जुकाम होता है सीजन। तो अभी कितना खतरा है, एक सिंपल कफ सिरप से अगर डेथ हो जाता है बच्चों का। और उसके बाद अभी देखिए कहानी खत्म नहीं हुआ, 1986 में आपने देखा इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया उन्होंने, कोर्ट केस चल रहा है, अभी तक उसका जजमेंट नहीं हुआ, जबकि रिपोर्ट में दोषी पाए गए हैं, एग्जैक्ट दोषी पाए गए हैं। लेंटिन रिपोर्ट में अभी क्या है उसका, अभी मुंबई में केस अभी भी चल रहा है। कितने साल हो गए, 1990 को केस लॉन्च हुआ, FIR वगैरह फ्रेम हो गए अगेंस्ट द 24 पीपल, 24 लोगों को केस फ्रेम हुए थे। सिंस द हियरिंग्स बिगैन इन 1991 में मुंबई हाई कोर्ट में हियरिंग चालू हुआ। 2 ऑफ द एक्यूज्ड हैव डाइड, 2 लोग मर गए जो ये थे दोषी पाए गए थे इंक्वायरी में, एक भागा हुआ है, एक लापता है, और बाकी सबकी उम्र 70 साल और 90 साल के बीच में है। अभी देखिए इससे क्या मैसेज जाता है कि अभी जाने गई है बॉम्बे में, कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, मिनिस्टर लेवल तक है, पूरा रिपोर्ट में बताया है, उनको अभी तक पनिशमेंट नहीं मिला है। 36 साल हो गए, अभी भी केस चल रहा है। लोग 90 साल में जाके क्या पनिशमेंट हो गया, अब 70 साल हो गए, 2 लोग, 1 लोग भाग गए, 2 लोग मर गए। तो इससे क्या मैसेज जाता है फार्मास्यूटिकल कंपनी को कि चलो चलता है, हमारे यहाँ सब चलता है। तो ये जब तक नहीं होगा तो ये तो चलते रहेंगे, ये हेडलाइंस आएंगे बीच बीच में, पर ये हमारे लिए कितना खतरा वाला बात है। फार्मा इंडस्ट्री इतना अगर फैलता है अच्छा है, पर क्वालिटी कंट्रोल होना चाहिए, ऑनेस्टी होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। तो ये बीच बीच में हमको ये याद दिलाता है कि सब कुछ ठीक नहीं है हमारा फार्मा इंडस्ट्री से, डेंजरस बन रहा है, ये बदनाम हो रहा है, अच्छे कंपनी वाले भी बदनाम होंगे, अच्छे डॉक्टर भी बदनाम होंगे, क्या कहाँ जाएंगे लोग, बीमार लोग। तो ये बहुत ही अभी चिंता वाली बात है, और लोगों को ये मुद्दा उठाना चाहिए, अपने जो प्रतिनिधि है, नॉन इश्यूज को लेके इतना ये होता है, नॉन इशू के लिए ये हो रहा है, ये मेन इश्यूज है, एजुकेशन, हेल्थ, ये हो गया। आखिरी हमारा मुद्दा है कि कुछ दिनों से न्यूज में आ रहा है कि वहां पे कुछ प्रकोप चल रहा है, किसका, स्क्रब टाइफस का, कहाँ पे, मिजोरम में। और ये रूटीन है, ये जो चल रहे हैं ना, ये काफी, मैंने जब देखा पुराना डेटा है ये, मिजोरम में आउटब्रेक ऑफ स्क्रब टाइफस सिंस 2012 से ये कह रहे हैं कि 900 केसेस हो गए। अभी 2012 से आप केसेस गिन रहे थे 913, और टोटल 24 डेथ हो गए। अभी 24 डेथ हो गया 900 केस में, क्या होता है इसका मतलब? तो मतलब 3%, 4%, 1-2% इसका डेथ रेट है, डायग्नोसिस अगर नहीं होता तो। ये स्क्रब टाइफस का क्या होता है हम बता देते हैं आपको। ये दिख रहा है, एक छोटा सा कीड़ा दिख रहा है, इसको माइट कहते हैं, ये ट्रॉम्बिकुलेट माइट होता है, छोटे से कीड़े होते हैं, जैसे कॉकरोच से भी बहुत छोटा होता है, जस्ट दिखेगा आपको नेकेड आई में। इसका जो लार्वा स्टेज होता है वो ऐसे घास में रहता है, जैसे बरसात होता है घासें बढ़ जाते हैं, तो उसमें कि ये माइट आइलैंड्स बनते हैं, ये काफी पनपते हैं इसमें घास में, ये छोटे छोटे कीड़े घास में। और चूहे वगैरह के साइज के जानवर, रोडेंट्स जो कहते हैं, वो भी ऐसे घास में काफी पनपते हैं। और ये क्या होता है, ये एक रिकेट्सिया होता है, एक ये रिकेट्सिया सुसु गामुसी ऐसा है इसका नाम। ये रिकेट्सिया क्या होते हैं, वायरस और बैक्टीरिया के बीच वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं, वायरस से थोड़ा बड़ा, बैक्टीरिया से थोड़ा, इसको रिकेट्सिया कहते हैं, रिकेट्सियल डिजीज होते हैं। और उससे क्या होता है, वो रोडेंट्स में फैलते रहते हैं। ये जो स्क्रब टाइफस है, जिसको म्यूरन टाइफस कहते हैं, एक एपिडेमिक टाइफस होता था, वो वेरी हाई विंटर, जितने कोल्ड कंट्रीज में होते हैं, वो पर्सन टू पर्सन लाउस से फैलते हैं, वो नहीं है। ये क्या है, माइट, ये स्क्रब टाइफस जो होता है, स्क्रब यानी घास या जो बरसात में बढ़ जाता है, तो यहाँ पे वो रहते हैं आपके चूहे, उनमें होता रहता है, वो रिकेट्सिया फैलता है। और उनमें से एक चूहे से दूसरे चूहे में, या रोडेंट्स जो बड़े ये होते हैं, आदमी कई बार गलती से वहां चला जाता है, घास में सो गया,
शेड है जहाँ वहाँ काम करते हैं, कैंपिंग में जाते हैं, ट्रूप्स को काफी कई बार खतरा रहता है, कैंप्स में जाते हैं, ट्रूप्स जाते हैं, आर्मी में, आर्मी वाले डिप्लॉय होते हैं ऐसे एरिया में, तो वो अगर बैठ गए घास में या लेट गए या उनके नंगे पैर गए, तो ये जो इसका लार्वा होता है माइट का, ये काटता है और वो रिकेट से इंजेक्ट हो जाता है एक्सीडेंटली, तो उसको क्या है, फिर उसको फीवर वगैरह हो सकता है, रिकेट्सिया फैल जाता है बॉडी में, हाई फीवर, बॉडी एक, हेडेक, और जहाँ पे काटते हैं छोटा सा एक स्कार होता है, स्कार कहते हैं, और अगर डायग्नोसिस नहीं हुआ टाइम से तो ऑर्गन फेलियर भी हो सकता है, किडनी फेलियर, लिवर फेलियर, तो डेथ हो सकता है, 3 to 5 to 10% डेथ हो सकता है। तो इसका ट्रीटमेंट अच्छा है, एंटीबायोटिक से ठीक हो जाता है, डॉक्सीसाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन, एंटीबायोटिक से ये बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाता है। प्रॉब्लम क्या होता है कि कई बार अगर जब डॉक्टर के पास मरीज आता फीवर से, उसको हिस्ट्री लेना चाहिए, कहीं कैंपिंग तो नहीं गए थे, कहीं यहाँ तो नहीं गए थे। नॉर्थ ईस्ट वगैरह में बड़े बड़े फॉरेस्ट रहते हैं और इनके कुछ कल्टीवेशन होते हैं, बैम्बू कल्टीवेशन। नॉर्थ ईस्ट में जो बैम्बू कल्टीवेशन में काफी ये रोडेंट्स अट्रैक्ट करते हैं और वहाँ पे ये स्क्रब टाइफस, म्यूरन टाइफस का चांसेस ज़्यादा रहते हैं फैलने का। तो आपको वो लोकेशन मालूम होना चाहिए कि हमारे ये कहाँ से आ रहा है। पेशेंट अगर वहाँ काम करता है बैम्बू कल्टीवेशन में या जंगल में काम करता है या घास में बैठता है, और इवन बाकी शहरों में भी हो सकते हैं, जरूरी है नॉर्थ ईस्ट में जहाँ पे भी घास है, जहाँ पे भी रोडेंट्स है, पर्टिकुलरली आफ्टर द मानसून। अभी देखिए मानसून खत्म हो गया, अभी इनका कहना है कि कुछ कुछ केसेस अभी अर्बन एरिया से भी आ रहे हैं, अर्बन एरिया में भी हो सकते हैं। अभी जाके पूना में है, पूना में भी हो सकता है, यहाँ पे जो महाबलेश्वर है, माउंटेन्स है, फुट हिल्स है, घास है, रोडेंट्स है, सिंगड़ है, तो यहाँ जहाँ पे भी ये थोड़ा ग्रासी है, थोड़ा मानसून है, तो ये ऐसा कोई ऐसा बीमारी नहीं है कि अभी जैसे आ रहे हैं पेपर में, मैं हेडलाइन देख रहा था इसलिए मैंने बात किया कि ऐसा कोई महामारी का ये नहीं है, आदमी से आदमी नहीं फैलेगा ये जहाँ पे वो बैठेगा ये। और हमारे ट्रूप्स में, आर्म फोर्सेज में काफ़ी ये होते रहते हैं जब ट्रूप्स डिप्लॉय होते हैं, इसीलिए आपके जो आर्मी का यूनिफॉर्म है, आपने उनके बूट्स देखे हैं, बिल्कुल एंकल बूट्स होते हैं, पूरा पैर कवर रहता है, एंकलेट्स रहते हैं, तो ये इसीलिए रहते हैं जब जंगलों में जाते हैं ऐसे छोटे मोटे कीड़े ये वो इस टाइप के। तो ये मैंने बोला चलो ये भी हम, क्योंकि मैं न्यूज़ में देख रहा था इसलिए मैंने ये बताया कि इससे ज़्यादा डरना नहीं है, पर डॉक्टर्स को हम बताना चाहते हैं कि ये दिमाग में रखना चाहिए कि ये हिस्ट्री हमेशा ले। आजकल जल्दी पेशेंट को देखते भी नहीं है, हिस्ट्री भी नहीं लेते, पेशेंट से पूछना चाहिए कहीं कैंप पे क्यों नहीं गए, पिकनिक तो नहीं गए, घास में तो नहीं बैठे, और कहीं स्कार ढूंढे। पूना में मैंने केसेस देखे पिछले 10 साल में, 1-2 केसेस हमने अपने जहाँ मैं काम करता मेडिकल कॉलेज में देखे, 1-2 केसेस हमने पूना में भी देखे, पर यहाँ जैसे नॉर्थ ईस्ट वगैरह में ज़्यादा बोल रहे। पर ये तो ये आज हमारे इतने ही समाचार था, धन्यवाद। और आपको अगर कुछ योगदान देना है तो आप दे सकते हो। हमारा एक एनजीओ है, यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आपके कंट्रीब्यूशन से आगे बढ़ना चाहता है, तो अगर आपको कुछ कंट्रीब्यूट करना तो आप कर सकते हैं। हमारा ऑडिट होता है, हमारा अकाउंट्स है और रजिस्टर्ड बॉडी है। धन्यवाद।